आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी, जो आपके क्लास 10 का सबसे पहला ही चैप्टर यही है, सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, बेल्जियम का सिनेरियो देखना पड़ेगा, बेल्जियम का संरचना देखना पड़ेगा। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक देश है, हरियाणा के बराबर ही इसका क्षेत्रफल है, इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। अब यहाँ पे देखो बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम को 2 भाग में डिवाइड कर दो। ऊपर वाले रीजन को बोलेंगे इलाका को फ्लेमिश इलाका, नीचे वाले इलाकों को बोलेंगे बेलियोना इलाका। जो फ्लेमिश इलाका है वहाँ पे 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, और जो बेलियोना इलाका है नीचे वाला, वहाँ पे 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और यहाँ पे 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम में पूछा जाए कि कौन कौन भाषा बोलते हैं, तो डच, फ्रेंच और जर्मन। फ्लेमिश रीजन में ऊपर वाले में डच 59%, नीचे वाले में फ्रेंच वेलियोना में, ठीक है, और जर्मन भाषा भी बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बेल्जियम का राजधानी है जिसको बोलते हैं ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में क्या है, ओवरऑल पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो डच भाषा की प्रधानता है। लेकिन उसके राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखा जाए तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब 80% लोग फ्रेंच भाषा में बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा में बोलते हैं। और जो आपका बेल्जियम का बॉर्डर है, बेल्जियम का जो बॉर्डर है, एक सेकंड इधर कर देते हैं। बेल्जियम का आपको बॉर्डर के बारे में याद रखना है कि जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रेंच, ये सभी से क्या है, घिरा हुआ बेल्जियम का बॉर्डर, नीदरलैंड से भी। और आपको याद रखना है कि बेल्जियम में जो लफड़ा है वह फ्रेंच और डच के बीच में है। पूरे बेल्जियम में सबसे कम आबादी किसका है, तो फ्रेंच का है, लेकिन सबसे अमीर क्या है वहाँ पे, फ्रेंच लोग ही हैं। सबसे अधिक सुविधा, शिक्षा, सबसे अधिक अधिकार फ्रेंच लोग के पास ही है। लेकिन डच के बारे में क्या है वहाँ पे कहानी, कि सबसे कम संख्या में कौन लोग हैं बेल्जियम में, तो डच लोग हैं। लेकिन सबसे अधिक कौन है संख्या में, तो डच भाषी लोग हैं। लेकिन सबसे कम पावर, सत्ता में सबसे कम अधिकारी किसको है, तो वहाँ के डच लोग को ही है, ठीक है। अब इस जो प्रॉब्लम है वहाँ पे डच और फ्रेंच के बीच का प्रॉब्लम है, इसके कारण 1950-60 कब हुआ था, 1950-60 के दशक में दोनों समुदाय के बीच क्या हो रहा है, टकराव का स्थिति पैदा ले रहा है। टकराव की स्थिति पैदा लिया, लेकिन बेल्जियम ने इसको क्या किया, संभाल लिया। 1950-60 में डच और फ्रेंच में जो टकराव की स्थिति पैदा हो रहा है, इसको बेल्जियम ने क्या किया, संभाल लिया, ठीक है। अच्छा, हो क्यों रहा है, तो फ्रेंच वहाँ पे क्या है, अल्पसंख्यक है लेकिन मजबूत है। डच वहाँ पे बहुसंख्यक है लेकिन कमजोर है। तो बेल्जियम कैसे संभालेगा इस टकराव को, तो देखो बेल्जियम जो है क्या करेगा, इसी को बोलते हैं, जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बेल्जियम कैसे, उसी को बोलते हैं बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल में क्या था कि 70 से 93 के बीच, 1970 से 93 के बीच बेल्जियम में क्या किया गया कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन कर दिया। कितनी बार, 4 बार संशोधन किया। 4 बार संशोधन करके 4 प्रकार का ही गवर्नमेंट बना रहा है बेल्जियम। पहला एक केंद्र सरकार बनाया, बोला कि पूरे बेल्जियम के लिए केंद्र सरकार होगा, जिसमें जो मंत्री की संख्या होगी डच का भी होगा और फ्रेंच का, और दोनों समान संख्या में होगा। कितना बढ़िया बोला, मतलब एक तरफा इससे निर्णय किसी समुदाय का नहीं हो सके केंद्र सरकार में। दूसरा एक क्षेत्रीय सरकार बनाया, हर एक राज्य के लिए। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की 2 क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई। तो बेल्जियम में 2 क्षेत्रीय सरकार बनाए, एक फ्रेंच के लिए और एक डच के लिए। और ये जो क्षेत्रीय सरकार थी, इसको क्या किया गया, केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां क्षेत्रीय सरकार को दिया गया। इसका मतलब ये है कि बेल्जियम में क्षेत्रीय सरकार है जो, या ये क्षेत्रीय सरकार है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं था, ठीक है। फिर दूसरा एक सरकार बनाया गया बेल्जियम में, उसको बोला गया सामुदायिक सरकार। बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग समुदायिक सरकार का चयन करते हैं। यह सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे निर्णयों लेने पर अधिकार है इसको, मतलब जो सामुदायिक सरकार बनाया गया।
अलग अलग समुदाय अपना अलग अलग सरकार बना रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं सामुदायिक सरकार, जो उनकी भाषा, शिक्षा, संस्कृति के बारे में निर्णय ले सके। फिर एक ब्रुसेल सरकार बनाया गया, मतलब राजधानी में सरकार बनाया गया। तो राजधानी ब्रुसेल में एक अलग सरकार बनाया गया, और इसमें भी क्या किया गया कि फ्रेंच और डच लोगों का जो संख्या है समान कर दिया गया। यहाँ पे जो मंत्री रहेंगे उसमें समान रहेंगे। तो 4 प्रकार का सरकार बनाया गया, इसी को बोलते हैं बेल्जियम मॉडल। अब इसी के ऊपर टीआरई में आपके सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? तो बेल्जियम की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच दोनों भाषी समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। सही बात है, ये है, दोनों को समान रखा। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। सही बात है, जो क्षेत्रीय सरकार है केंद्र सरकार के अधीन नहीं था, क्योंकि जो है बहुत सारा केंद्र सरकार का पावर किसको दिया गया था? राज्य सरकार को। तो ये दोनों है विशेषता है बेल्जियम मॉडल का। इन दोनों सरकार के अतिरिक्त एक सामुदायिक सरकार भी बनाया था, जो उनकी शिक्षा, संस्कृति के बारे में निर्णय ले सके। ठीक है। और एक कौन सरकार बनाया गया था? तो एक राजधानी में भी सरकार बनाया गया था। तो उपरोक्त में से कोई सा ऐसा बात ई होगा आंसर। उपरोक्त में से कोई सा ऐसा बात जो है गलत नहीं है बेल्जियम मॉडल के बारे में, सभी सही है। ठीक है। अब आते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका की संरचना को देखना है। श्रीलंका में आपको याद रखना है, जो सिंहली भाषा लोग जो थे बोलते थे वो बहुसंख्यक लोग थे। इन्हीं लोग का शासन में वहाँ पे दबदबा था। और जो तमिल लोग थे वहाँ पे अल्पसंख्यक समूह में थे। ठीक है, उन कम भाषा बोलते थे वहाँ पे। इस कारण जो बहुसंख्यक सिंहली है वो तमिल अल्पसंख्यक को श्रीलंका में क्या करते, दबाया करते थे। श्रीलंका याद रखना है कि द्वीपीय देश है। 1948 में श्रीलंका किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटेन से। इसकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वहाँ पे सबसे अधिक जो भाषा बोली जाता है वो सिंहली भाषा है, 74%। बाकी में 18% लोग तमिल बोलते हैं। 74% सिंहली, 18% लोग तमिल। इस 18% में 2 तरीके से कैटेगरी है। 13% जो तमिल है वहाँ पे श्रीलंकाई तमिल है, जो श्रीलंका में रहते हैं तमिल बोलते हैं। अब 5% है वो भारतीय तमिल है, जो भारत के है लेकिन वहाँ पे जाके तमिल बोलते हैं। ये जो आपको 74% सिंहली बताए हैं ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब श्रीलंका में बौद्ध धर्म हावी है और सिंहली भाषा। लेकिन 18% जो तमिल है वो हिंदू और मुसलमान धर्म को फॉलो करते थे। 7% लोग वहाँ पे ईसाई भी है, तो वो तमिल और सिंहली दोनों प्रकार का भाषा बोलता था। 1% अन्य लोग भी है वहाँ पे। तो ये आपको पता चल रहा है कि श्रीलंका में सिंहली जो है बहुसंख्यक है और वो सिंहली भाषा बोलते हैं, और आपको वहाँ पे जो धर्म को फॉलो करते हैं तो बौद्ध धर्म है। इसके कारण क्या होगा, 74% सिंहली, 8% तमिल में क्या होगा, लफड़ा होगा। ठीक है। तो जब लफड़ा होगा, और देखो लफड़ा किस कारण होगा, तो श्रीलंका में क्या होगा, किस प्रकार से बहुमतवाद का शासन को प्राथमिकता दिया गया। जो सिंहली बहुसंख्यक थे अपने आप को किस तरीके से वहाँ के शासन में मजबूत किए। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका जो हम लोग देखना चाहते हो किस प्रकार से किया, तो इसको देखो। वो लोग तो सबसे पहले मनचाहे ढंग से अपना शासन किया कि श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद हो गया था, पता ही है। आज़ादी होने के बाद ही सिंहलियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का कोशिश किया, पहला पॉइंट। फिर ये पॉइंट याद रखना है कि 1956 में सिंहली लोग, 56 छुरी वाला काम करता है कि 1956 में सिंहली लोग एक अधिनियम लाके पारित कर देता है, कानून लाके पारित कर देता है कि सिंहली को राजभाषा बना देगा, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करता है। ये भी टीआरई में सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, जितना भी देश के विश्वविद्यालय है, यहाँ पे नौकरी है, वहाँ पे सिंहली भाषा लोगों को क्या दिया जाता है, प्राथमिकता देने की कोशिश की जाती है। फिर क्या किया जाता है, सिंहली भाषा लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। श्रीलंका के नए संविधान के अंतर्गत सरकार ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। जो वहाँ पे सिंहली भाषा लोग हैं तो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसके कारण क्या किया गया कि जो सिंहली लोग हैं वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सभी के कारण क्या होता है कि सिंहली अपना बहुसंख्यकवाद इस तरह से थोप रहा है श्रीलंका में तमिल लोगों के ऊपर कि जिससे 2009 में क्या होगा कि गृह युद्ध वहाँ पे शुरुआत हो जाएगा। और ये गृह युद्ध जब शुरुआत हो जाएगा तो फाइनली 2009 में क्या होगा, गृह युद्ध समाप्त होगा। तो यहाँ देखिए
श्रीलंका में किस तरीके से बहुसंख्यकवाद को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया, तो सिंहली अपना वर्चस्व स्थापित किए। किस तरीके से 1956 में राजभाषा घोषित कर दिया सिंहली को। विश्वविद्यालय सरकारी नौकरी में सिंहली को प्राथमिकता दिया। फिर बौद्ध धर्म को वहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो ये सब काम किया गया जिससे वहाँ पे बहुसंख्यक सिंहली का वर्चस्व ऐसा दिख रहा है कि हो रहा है शासन में। अब क्या हुआ था, बेल्जियम की क्या सफलता है कि बेल्जियम जो है सत्ता की तो साझेदारी कर दिया था, संघात्मक शासन बना लिया था, लेकिन श्रीलंका सत्ता की साझेदारी नहीं किया तमिल के साथ, एकात्मक शासन ही रहा, बहुसंख्यक का शासन ही रहा। इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। और फाइनली जब गृह युद्ध हुआ तो 2009 में समाप्त हुआ। अब जो तमिल लोग जब यहाँ पे श्रीलंका में सिंहली लोग अपना काम कर रहे थे, जब श्रीलंका में सिंहली लोग अपना बहुसंख्यकवाद दिखा रहे थे, तो तमिल लोग की क्या क्या मांग थी उस समय। तो तमिल अपना सबसे पहले राजनीतिक पार्टियां बनाना स्टार्ट किया। उनका मांग था कि जिस तरीके से सिंहली को राजभाषा 1956 में बनाया गया, उसी तरीके से तमिल को भी राजभाषा बनाया जाए। सिंहली को शिक्षा रोजगार में प्राथमिकता दिया गया, इसी तरीके से तमिल लोगों को भी दिया जाए। ये शुरुआती मांग था, लेकिन इनकी मांग को जब अनदेखा किया गया तो फिर एक डिमांड की अपना अलग देश या अपना अलग सरकार बनाने का। तो 1980 में क्या किया, लिट्टी मतलब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, मतलब एलम नाम का या लिट्टे नाम का संगठन बनाकर, और ये जो संगठन बनाया 1980 में, और क्या बोला, इसके द्वारा यह मांग किया गया कि उत्तर पूर्व है यहाँ पे श्रीलंका मिला का उत्तर पूर्व वहाँ पे श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल या एलम सरकार का गठन किया जाए। अब एक तरफ कह रहा है कि हमको अलग रहना है, कौन, तमिल लोग। 1980 में कौन सा पार्टी बना के ये मांग किया था, तो लिट्टे पार्टी, ठीक है, कि हमको यहाँ पे उत्तर पूर्व में श्रीलंका में अलग स्वतंत्र एलम या एलम सरकार या एलम देश जो भी बोलते हैं तमिल देश बना दो। इससे क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पावर शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों पावर शेयर करना जरूरी है, तो एक प्रूडेंशियल रीजन, एक मोरल रीजन है। मोरल रीजन ये है कि पावर शेयर करने से जो हमारा डेमोक्रेसी है वो मजबूत होगा, और प्रूडेंशियल रीजन ये है कि अगर हम लोग पावर शेयर करेंगे तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट कम होगा, ठीक है। अब सत्ता में साझेदारी कई तरीकों से होती है। एक होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण, एक होता है सामाजिक समूहों के बीच वितरण, एक होता है राजनीतिक पार्टी या दबाव समूह आंदोलन। 4 प्रकार से सत्ता में साझेदारी को दिखाया गया है। क्षैतिज वितरण किसके बीच होता है, हॉरिजॉन्टल, जिसको पावर डिवीजन बोलते हैं। तो अगर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों सेम अंग है सरकार का, सेम लेवल पे, इन तीनों के बीच अगर कोई सत्ता का बंटवारा हो रहा है तो उसको कहेंगे क्षैतिज वितरण। लेकिन अगर ऊपर से नीचे हो रहा है, जैसे ऊपर क्या है, केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, इन तीनों के बीच अगर पावर डिवीजन हो रहा है तो इसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। मतलब केंद्र सरकार और प्रांत सरकार, संघ सरकार, ये सब के बीच अगर पावर डिवीजन हो तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण, वर्टिकल डिवीजन। और इसी वितरण को पता है क्या बोलते हैं, इसी वितरण को हम लोग बोलते हैं संघवाद बोलते हैं, जब वर्टिकल डिवीजन होता है। सामाजिक समूह के बीच वितरण क्या, अलग अलग सामाजिक समूह के बीच पावर वितरण। भाषाई तथा धार्मिक समूह के बीच भाषा वितरण। जैसे बेल्जियम जो है, बेल्जियम में पावर वितरण किया गया, तो ये एग्जाम्पल किसका है, सामाजिक समूह के बीच वितरण का। आपसे सवाल पूछे सामाजिक समूह के बीच वितरण का बेस्ट एग्जाम्पल कौन शो करता है, तो बेल्जियम मॉडल शो करता है, ठीक है। फिर राजनीतिक पार्टियां या दबाव समूह, आंदोलन, इन सभी के बीच भी पावर तो वितरण हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल देखिए, अब थ्योरी पूरा खत्म इस चैप्टर का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में टीआरडी में पूछा था कि इसमें 15 सदस्य होते हैं, सही बात है। 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी है। इन 10 अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद में। तो इस सुरक्षा परिषद में इसका चुनाव होता है वहाँ के सभा के द्वारा, समान सभा के द्वारा। हर एक
अस्थायी सदस्य को 2 वर्षों के लिए चुना जाता है, याद रखेंगे 2 साल। जो 10 हुआ है उसको कितना के लिए चुना जाता है, 2 साल। ऐसे याद करो, 5 दूनी 10, मतलब 5 अस्थायी 10 अस्थायी, कितने साल के चुना गया, 2 साल के लिए। ये तो परमानेंट रहेगा। प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर है, सही बात है। IMF विश्व बैंक किसकी निधिकरण एजेंसियां है, गलत बात है। निधिकरण मतलब पैसा देने वाला। IMF विश्व बैंक थोड़ी पैसा देता है सुरक्षा परिषद को, जो उसके सदस्य देश है वही पैसा देता है सुरक्षा परिषद को। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सी वाला गलत। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, बेल्जियम मॉडल के बारे में बताइए। तो बता ही दिए हम सवाल, ये भी TRD का सवाल है कि सिहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में कब मान्यता दिया गया। सबसे पहली बात को राजभाषा के रूप में श्रीलंका को किसको मान्यता दिया गया था, तो सिहली को। और कब दिया गया था अधिनियम पारित करके, तो 56 में। तो 56 में 56 छोरी वाला काम किया था सिहली लोग, तो 1956। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन अफ्रीका में कब चलाया गया, तो 67 में। ब्लैक छक्का 66, ब्लैक पावर, ऐसे याद कर सकते हो। इंग्लैंड में महिला को मताधिकार कब दिया गया, तो 1918 में। कैसे याद कर सकते हो, तो 18 साल की हुई तो मताधिकार दिया गया वहाँ पे महिला को। अब ये वाला एक मुद्दा है, इसको थोड़ा देख लेना है। अब यहाँ पे एक मुद्दा दिया है, इसको याद कर लो सारे पॉइंट को, कि जाति और नस्ल, कास्ट और रेस समान नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है, जबकि नस्ल का आधार क्या होता है, जीवाशास्त्री होता है। इसलिए नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है, अथवा मेरा मत है कि स्मिथ, कॉर्लिस और नॉर्मल को नस्ल विरोधी प्रतिकार मेक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उसके विवेक का पूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि नस्ल विशुद्ध रूप से जीवाशास्त्रीय नहीं है, यह जाति की तरह ही काफ़ी हद तक सामाजिक शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है, अथवा परिस्थिति में इसका प्रतिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जाति और नस्ल एक समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है तो नस्ल का आधार जीवाशास्त्रीय होता है। यही सब बात याद रखेंगे। जो स्मिथ था, कॉलिस था और नॉर्मल को नस्ल विरोधी प्रतिकार, स्मिथ, कॉलिस, नॉर्मल को नस्ल विरोधी प्रतिकार याद रखेंगे। ठीक है। 70 के दशक में भारतीय समाज में दलितों का पीड़ा का मार्मिक व्याख्या महाराष्ट्र के कवि नामदेव धसाल ने अपने कविता से किया था। पूछ सकता है 70 के दशक में जो दलित समाज का पीड़ा का व्याख्या कौन किया था, तो महाराष्ट्र के कवि नामदेव धसाल, कवि नामदेव धसाल, कवि नामदेव धसाल। 1967 में बताइए कि राजनीति में जो स्वर्ण का वर्चस्व कम होने लगा था, 1967 तक था, उसके बाद से कम होने लगा। श्रीलंका में कब गृह युद्ध समाप्त हुआ था, 2009 में। 9 से बोला गया कि अब से नो गृह युद्ध। फिर से श्रीलंका के किस भाग में तमिल ज़्यादा रहते थे, उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में तो एलम जो 1980 में बना था और बोला था कि हमको एक अलग एलम चाहिए, सरकार LTT बोला था ये पार्टी बना के 1980 में। बेल्जियम श्रीलंका, इनमें दोनों में कंपैरिजन वाला सवाल है, तो बेल्जियम और श्रीलंका लोकतंत्र है, दोनों में लोकतंत्र है। दोनों में समान रूप से पावर शेयरिंग के सवाल को निपटाया गया, नहीं, समान रूप से नहीं निपटाया गया। बेल्जियम में सत्ता साझेदारी कर दिया गया, श्रीलंका में नहीं किया गया, जिसका गृह युद्ध हो गया वहाँ पे। तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है, असत्य है। ऐसे ही सब भी देख लीजिए। बेल्जियम में नेताओं ने महसूस किया कि सभी समुदाय की भावनाओं और हितों का सम्मान करने से देश की एकता संभव है, सही बात है। लेकिन श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय दूसरे समुदायों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। फिर से यहाँ पे बोला, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों की शुरुआती मांगों में से एक नहीं था, तो ये सब था कि तमिल को राजभाषा मान्यता कर दे, क्षेत्रीय स्वायत्तता दे दे, शिक्षा और राजनीति में, रोजगार में हमको अधिकार मिले। लेकिन जब ये सब मांग नहीं माना गया तो लास्ट में 1980 के दशक में ये भी क्या किया, अपने लिट्टे पार्टी बनाया, लिबरेशन ऑफ टाइगर एलम। उसके बाद एक स्वतंत्र तमिल राष्ट्र की मांग किया, कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये वाला बात जो एलम सरकार, वो लास्ट का है, आरंभिक मांग नहीं है ये।
लास्ट का है, ऐसे मांग तो चारों लेकिन ये लास्ट का है। 1970 से 93 के बीच, 1970 से 93 के बीच, मतलब 23 साल में लगभग 4 बार बेल्जियम की सरकार अपने समस्या को निपटाने के लिए क्या किया था, समझौता किया था। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा नहीं बोला जाता? बेल्जियम में फ्रेंच बोला जाता है, डच बोला जाता है, जर्मन भी। 1% लोग जर्मन बोलते हैं, फ्रेंच कितना बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो डच बोला जाता है, लेकिन यही राजधानी में बोलता है तो सबसे ज़्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं, 80% लोग राजधानी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? अब ये टीआरई में सवाल पूछा हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद 1948 में। ब्रुसेल में कौन सा लोग का अधिक संख्या था? तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का ब्रुसेल में। ओवरऑल डच का था, लेकिन राजधानी में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे बेल्जियम में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव केवल एक भाषा समुदाय से संबंधित लोग करते हैं। अच्छा रुक जाओ, इस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेल्जियम में फ्रेंच, डच और जर्मन भाषा बोलने वाले समुदाय के लोग, मतलब ये तीनों भाषा जो बोलते हैं उसी समुदाय के लोग, पूरा नहीं है, उसी समुदाय के लोग सामुदायिक सरकार का चयन करते हैं। ठीक है, तो अब आओ, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चयन कौन करता है? तो केवल एक भाषा के समुदाय से संबंधित लोग। अगर फ्रेंच का सामुदायिक सरकार है तो उस भाषा के जो समुदाय, उस समुदाय के जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो चयन करेंगे। ठीक है, तो ये होगा, पूरा देश नहीं, उस समुदाय के लोग ही करेंगे। यहाँ पे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत है जिसके कारण युद्ध हुआ? तो शहरी बहुसंख्यकवाद कहाँ देखने के लिए मिला था? श्रीलंका में। तो ये हो गया। यहाँ पे बोल रहा है सत्ता का संघीय विभाजन किसमें है? तो सत्ता का संघीय विभाजन आपको दिखाई पड़ता है जहाँ पे वर्टिकल डिवीजन हो, ऊर्ध्वाधर विभाजन हो। तो ऊर्ध्वाधर विभाजन किस में दिखाई पड़ता है? जब वर्टिकल ऐसे हो, केंद्र, राज्य, स्थानीय के बीच में। तो ये वाला होगा, ये प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर के सरकार के बीच में। यहाँ तो कोई बताए थे चार्ट, वही वाला है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम इतना अच्छा काम किया कि उसकी राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसको यूरोपीय संघ का मुख्यालय बना दिया गया। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे, महात्मा गांधी थे, ओलंपिक धावक था जो टॉमी स्मिथ और जॉन कोरलेसेस, ये भी थे। कौन नहीं था? तो जेमी गुंडी नहीं थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कोरलेसेस, ये रंग भेद के विरोध में थे। एक सेकंड, एक चीज देखते हैं हम। यहाँ देखो, नस्ल विरोधी प्रतिकार का नाम किसको किसका दिया हुआ? स्मिथ, कॉर्लेस और नॉर्मन को नस्ल विरोधी प्रतिकार, ये सभी का नाम है। लेकिन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी के कौन कौन थे? मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लेसेस। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर नहीं, समाज के द्वारा स्त्री पुरुष की जो असमान भूमिका तय की गई है उसका मतलब है लैंगिक विभाजन। 16वीं लोकसभा में महिलाएं सदस्यों की संख्या क्या था? तो 100। राष्ट्रवादियों और यूको की सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो इन दोनों सरकार के बीच, राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच समझौता हुआ हमारे जन्म के समय 1998 में, बर्थ के समय। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब हुई? तो महिला का नाम 75 बार आता है हर एक जगह, तो 1975 में। ऐसे भी 1975 इंदिरा गांधी का समय याद किया जाता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, और 8 मार्च को बनाते हैं। रंग भेद नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग तो थे ही, मार्टिन लूथर किंग ही थे जिसको अमेरिका का गांधी बोला जाता है। एक
अब एक था धावक था, ओलंपिक धावक थॉमस ऐसे कुछ करके था, इसको याद कर सकते कि ये थे द किंग। किंग क्या है, रंग भेद के विरोध तो होगा ही, नाम में ही किंग लगा है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है, तो जन्म है। आप जिस धर्म में जन्म लेते हैं आपका वही जाति बन जाता है, जन्म से ही जाति डिसाइड होगा, तो यही प्रमुख कारण है, कर्म से नहीं। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, यूगोस्लोवाकिया को करना पड़ा। वहाँ पे धार्मिक और जातीय आधार पे क्या हो गया, विखंडन हो गया। ठीक है, अमेरिका श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया था, लेकिन बेल्जियम संभाल लिया था। भारत में तो कभी हुआ ही नहीं। नीदरलैंड का कहीं नाम सुनाई नहीं पड़ता इस सभी में। यूगोस्लोवाकिया, तो कैसे याद करोगे इसको, युग, विखंडन का युग कब आया, जातिगत आधार पे यूगोस्लोवाकिया में आया। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना, तो भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में बना। 90 से निब्बा महिला 1990। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब हुआ, तो 18 साल की उम्र में 1918। निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स को बहुमत का गठन किया, तो ब्रुसेल्स में किसका बहुमत था, तो एक फ्रेंच का था और फ्रेंच भाषी समुदाय का था, डच का नहीं। ब्रुसेल्स में ओवरऑल पूछे तो डच, राजधानी है ना ब्रुसेल्स, तो क्या होगा, फ्रेंच होगा। यहाँ पे बोला सही कथन चुने, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है, यही सही कथन है, सही बात है। अगर कोई लोकतंत्र है तो एक आदमी का बहुत सारा पहचान हो सकता है, कभी क्रांतिकारी बन जाएगा, कभी समाजवादी बन जाएगा, कभी राष्ट्रवादी बन जाएगा। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पे है, तो क्षेत्रीय भी था और सामाजिक भी था। अलग क्षेत्र चाहिए, अलग भाषा बोल रहा है तो अलग समाज हो जाएगा, तो दोनों। पीटर नॉर्मन कहाँ के धावक थे, तो ऑस्ट्रेलिया के। धावक लोग कहाँ का होता है, ऑस्ट्रेलिया का ही होता है, खिलाड़ी लोग क्रिकेट में हम लोग देखते हैं भारत में। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है किसका, रंग भेद का। इसमें रंग भेद हो गया था मैक्सिको ओलंपिक घटना। मैक्सिको ओलंपिक घटना एक बार, तो ये मैक्सिको ओलंपिक घटना है, रंग भेद के खिलाफ जो है नागरिक आंदोलन हुआ था 1908 में। 1908 का ये घटना है। लास्ट में हम इसके ऊपर क्वेश्चन जोड़े हैं, वो दिखाएंगे, अभी वही गए थे चेक करने। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है, भाषाई आधार पे था ना, सहेली और तमिल भाषा के बीच में। भारतीय राजनीति में स्वर्ण का वर्चस्व कम हुआ, तो स्वर्ण का वर्चस्व उच्च जाति का वर्चस्व कब तक था, 1967 में। उसके बाद कम होने लगा। कैसे याद रखोगे, तो 1967 का उल्टा 76, तो 76 मतलब स्वर्ण। 1967 का उल्टा 76, 76 मतलब स्वर्ण, तो स्वर्ण क्षेत्र यानी स्वर्ण का वर्चस्व 67 तक था। 1969 तक कोई डेट याद आ रहा है, पढ़े हो, हाँ, तो 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, पहला वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल है जो भारत का बनाया गया था, ऐसे याद कर सकते हो। सबसे कम विभेद कहाँ पाया जाता है, तो रूस में कोई रूसाई नहीं रहेगा, विभेद कम पाया जाएगा। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है, तो जाति के आधार पर कहाँ सामाजिक विभाजन होता है, तो भारत में। जो जाति में हो जन्म लिए वही जाति हो गया, और उसके आधार पर फिर विभेद शुरू हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड में आपको याद रखना है कि दो जाति है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट। क्लास 10 का ये केस इशू है। वहाँ पे 40% है प्रोटेस्टेंट, 53% है फिर कैथोलिक। प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है इसका, कैथोलिक का तो नेशनलिस्ट पार्टी, प्रोटेस्टेंट का तो यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है। उत्तरी आयरलैंड में मिलाना चाहता है, जो कि कैथोलिक देश है। ये उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड में मिलाना चाहते हैं, कौन, कैथोलिक लोग। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, लीडरशिप, नेशनलिस्ट पार्टी। जबकि प्रोटेस्टेंट लोग क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन ये चाहता है कि आयरलैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहे,
ठीक है। प्रोटेस्टेंट लोग, इसका लीड कौन कर रहा है? यूनियनिस्ट पार्टी। इसी दोनों में लेके मुद्दा है। तो 1968 में टोनी ब्लेयर 1968 में टोनी ब्लेयर ब्रिटिश सरकार ने दोनों समुदाय को सत्ता में साझेदारी काफी हद तक समाधान निकाला है। टोनी ब्लेयर का जो ब्रिटिश सरकार आया था 1968 में, तो बहुत हद तक जो है वह क्या किया, समाधान निकाला इसी बात को। अब इसको याद कैसे करें? तो उत्तरी आयरलैंड है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है। इसका हेड कौन है? नेशनलिस्ट पार्टी। और ये चाहता है उत्तरी आयरलैंड को पूरे आयरलैंड में मिला ले। ठीक है, कैसे याद कर सकते हैं? और ये प्रोटेस्टेंट है, मार्टिन लूथर वाला, ऐसे याद कर सकते हो। और ये इसका पार्टी का नाम यूनियनिस्ट पार्टी। और ये चाहता है कहाँ पे? PU, ऐसे याद कर, यूपी भी ऐसे याद कर सकते हो। यू ऐसे याद कर सकते हो, पब, PUB, पब। प्रोटेस्टेंट है, वो चाहता है, उसका हेड कौन कर रहा है? यूनियनिस्ट पार्टी। वो चाहता है कि आयरलैंड को ब्रिटेन में मिलाया जाए। ठीक है ना? इसको याद कर सकते KUI। कैथोलिक है, उसका हेड है यूनियनिस्ट KNI, चाहे निक, इसको याद कर सकते निक, NIK, निक। जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो हेड कर रहा है वो किसको? कैथोलिक को। वो चाहता है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड में मिलाए। इसको याद क्या कहते हैं? पब। जो प्रोटेस्टेंट है उसका हेड कर रहा है यूनियनिस्ट पार्टी, और वो चाहता है आयरलैंड को ब्रिटेन में मिलाए। इन दोनों की समस्या को सॉल्व कौन किया? 1968 में टोनी ब्लेयर की सरकार ने। अब वो है लास्ट, इसको देखना, इससे पहले ये देख ले रहे हैं। एक क्लास 10 का बुक का कट है। नेपाल में याद करो राजशाही के लिए आंदोलन हुआ था, राजा को हटाने के लिए 2006 में प्रजातंत्र में। अब बोलीविया में जल युद्ध के लिए हुआ। इसी तरह के महिलाओं के आरक्षण के लिए भी संघर्ष हुआ, सूचना के अधिकार के लिए भी संघर्ष हुआ। ये सब जो संघर्ष हो रहा है सत्ता में साझेदारी के लिए हो रहा है। अब इसी के ऊपर बहुत सारा सवाल बहुत बार पूछा है DSSB में कि बोलीविया की सरकार, जो बोलीविया में था ना, बोलीविया में एक शहर था कोचावा शहर, वहाँ पर नगर पालिका क्या कर दिया था कि जल आपूर्ति के लिए बिजली बिल बढ़ा दिया था। सीधे कितना कर दिया था? एक जल आपूर्ति का नियंत्रण किसके हाथ में दे दिया? एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी के हाथ में दे दिया। अब वहाँ की सरकार क्या कर दिया? कंपनी सीधे बिजली बिल 4 गुना कर दिया जल आपूर्ति का। जो बिल पहले 1000 आता था उसकी जगह 5000 आ रहा है। ऐसे तो 1000 बढ़ गया, और कई कई जगह तो बोलीविया में 5-5 हज़ार रुपया लगभग होने लगा। ठीक है, बिजली बिल आने लगा। इसके खिलाफ 2000 में जनता के द्वारा आंदोलन शुरू हुआ। तब बोल रहा कौन स्टेटमेंट सही थे? दोनों स्टेटमेंट सही है कि बोलीविया में जो कोचावा नाम का शहर है वहाँ पे जल संकट आ गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सरकार है जल आपूर्ति किसको दे दिया था? कंपनी को दे दिया था, जो कि बिजली बिल बढ़ा दिया था। सीधे कंपनी क्या कर दिया? 4 गुना बिजली बिल कर दिया। कहीं कहीं पे 1000 बिल आ रहा है तो कहीं कहीं पे 5-5 हज़ार तक बिल आ जा रहा है। और इसी के खिलाफ क्या हुआ? जनता 2000 में आंदोलन किया। कौन सा कथन सही है? तो बोलीविया के लोग पानी के निजीकरण के खिलाफ 1999 में एक विरोध किए। सही बात है। 1999 या 2000 बात एक ही है। 2000 में मल्टीनेशनल कंपनी के लोग कोचावा शहर से भाग गए और सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली। सही बात है। 2000 में कंपनी जो लिया था टेंडर वो भाग गया और उस सरकार उसकी बात मान ली, यानी कि ये आंदोलन था बोलीविया वाला जल आंदोलन, वह सफल आंदोलन में गिनती आएगा। चौथा याद करो, पानी के निजीकरण के विरुद्ध का नेतृत्व 2001 में सोशलिस्ट पार्टी ने किया है। 2001 में नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी ने किया, लेकिन 2001 में नहीं है, 2000 में। अप्रैल 2000 में बोलीविया की सरकार ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। सही बात है। जिस समय आंदोलन हो रहा था उस समय मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो ये चौथा वाला गलत है। बोलीविया में हालिया संघर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोलीविया में जल संकट हुआ था 1999-2000 के समय। 2000 में जल आपूर्ति के लेकर कहाँ पे निजीकरण के खिलाफ विरोध हुआ था? तो बोलीविया में हुआ था। यूपी पुलिस कांस्टेबल तक में पूछा हुआ ये सवाल। बाप रे बाप। नेपाल और बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में सही कथन चुने।
नेपाल में लोकतंत्र को लेकर आंदोलन हुआ, बोलीविया में जल को लेके। फिर सेकेंड स्टेटमेंट का नेपाल में असफल हुआ, जबकि बोलीविया में असफल हो गया। नहीं, दोनों जगह सफल हुआ। नेपाल में 2006 में हुआ, बोलीविया में हुआ। और लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना के लिए बोलीविया में हुआ था 2000 या 1099 ईस्वी में, और दोनों जगह सफल हुआ था। ये जल के लिए हुआ था बोलीविया में, ठीक है। बोलीविया में पानी के निजीकरण का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था, सही बात है। बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष की एक विशेष नीति के बारे में था, सही बात है। और अभी तक भेजे हैं सवाल। देखो याद रखना है कि 1908 में मैक्सिको ओलंपिक घटना हुआ था। कब? 8 में। कब? 8 में अंतर्राष्ट्रीय मैक्सिको ओलंपिक घटना हुआ। 8 से याद रखना है कि बिहार में 8 बार आपातकाल लगा। 1935 का अधिनियम के तहत बिहार में 8 को सीट मिला था। 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस 8 सीटों पे चुनाव भी जीती। तो वही 1908 में मैक्सिको ओलंपिक घटना हुआ था। इस घटना का 3 खिलाड़ी संबंधित है इससे। एक तो अफ्रीकी देश का 2 खिलाड़ी, एक है थॉमस स्मिथ, जॉन कॉर्देस। ये स्वर्ण पदक पहला वाला जीता, ये दूसरा वाला जीता। तो ये दोनों, तो इन दोनों के देश में जो अफ्रीकी देश है या फिर अफ्रो अमेरिकी देश है, इनमें रंग भेद हुआ था इन लोगों के साथ, तब अपना प्रदर्शन शो कर रहे थे। पीटर नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलिया धावक था, ये तीनों स्टेज पे खड़ा थे। तब पीटर नॉर्मन यहाँ पे खड़ा था, तो इन दोनों को देख के ये भी इन दोनों को सपोर्ट किया और अपना बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा था। और ये घटना किस लिए हुआ था? तो रंग भेद जो हुआ था इन लोगों के देश में, उसके खिलाफ दिखाने के लिए लोगों को। नागरिक आंदोलन के संदर्भ में इसको प्रमुख घटना माना जाता है। तो तुमसे ये पूछेगा इसमें कि मैक्सिको ओलंपिक घटना किसी खिलाड़ी से संबंधित है? टॉमी स्मिथ, जॉन कॉर्देस, पीटर नॉर्मी। और ये नागरिक आंदोलन के संदर्भ में क्या प्रमुख घटना है? ये 1908 में मैक्सिको ओलंपिक घटना हुआ था, ठीक है। तो यही याद रखना है, बस हो गया। अब अच्छा, ये वाला याद है ना, पब, यूबी पब, NIK निक, याद है? बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग वेस्ट इंडीज में संघवाद और नाइजीरिया में संघवाद, इस दोनों को देखना है। तो वेस्ट इंडीज में क्या है कि वेस्ट इंडीज 1958 में वेस्ट इंडीज में संघवाद का स्थापना हुआ। पहला पॉइंट ये याद रखना है। लेकिन केंद्रीय शक्ति जब कमजोर हुई तो संघीय इकाओं की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण, लेकिन केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई, वहाँ पे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होने लगा। इसके कारण वहाँ का जो संघवाद है 1962 में क्या होता है? विफल हो जाता है। लेकिन पुनः 1973 में चिगू आरियास का संधि होता है। चिगू आरियास का संधि होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी स्वतंत्र प्रायद्वीप है आपस में साझी संसद बनाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बनाते हैं, मुद्रा चलाते हैं, कैरिबियन समुदाय नामक एक साझा व्यापार बाजार बनता है, जिसे संयुक्त संस्थाएं, ऐसे ऐसे बहुत सारा संयुक्त संस्थाएं सबको मिल के बनाता है चिगू आरियास संधि के तहत। कहाँ पे? वेस्ट इंडीज में। इनकी एक साझा कार्यपालिका और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं, सही बात है। इस प्रकार वहाँ की इकाइयों ने न तो देश के रूप में रह सके और ना ही वो अलग ही रह सके। तो वहाँ पे एक संघवाद का देखने को मिलता है, वो ना ही किसी देश के रूप में रह सके ना ही अलग के रूप में रह सके। ये पूछ सकता है कि ये जो है साझा जो चल रहा है संयुक्त संस्था वाली विशेषता किस देश में देखने को मिलती है? साझा कार्यपालिका, तो ये वेस्ट इंडीज़ में देखने को मिलती है। दूसरा सवाल पूछेगा कि वेस्ट इंडीज़ में कौन सा संधि से साझा संस्था बनाया, साझा कार्यपालिका बनाया था सभी कैरिबियन समुदाय के देश? तो चिगू आइरिश संधि कहाँ हुआ था? तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। वेस्ट इंडीज़ में संघ का स्थापना कब हुआ था? 1958 में। वेस्ट इंडीज़ में संघ कब विफल हो गया? तब फिर उसके 4 साल बाद 1962 में। वेस्ट इंडीज़ में फिर दोबारा संयुक्त साझा संघ कब बनाते हैं? तो 1973 में चिगू आइरिश संधि के तहत। ये NCERT में भी दिया ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे नाइजीरिया में संघवाद, इसके बारे में दिया है, ठीक है। यदि किसी देश में विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो संघीय व्यवस्था सफल नहीं हो पाती है। इसे हम नाइजीरिया संघीय व्यवस्था में उदाहरण से भी समझ सकते हैं।
वहाँ पे एक दूसरे में विश्वास ही नहीं था। इसी का नाइजीरिया संघवाद गया, वह टिक नहीं पाया। 1950 में नाइजीरिया में संघवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई नाइजीरिया संघवाद की 1905 में। लेकिन नाइजीरिया में तीन बड़ी जातियाँ था। तीन बड़ी जाति थी, एरूबा, ईबो, हाउसा, फुलानी। एरिबा, ईबो, हाउसा, फुलानी। इसके द्वारा क्या किया गया, अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण क्या हो गया कि अन्य जातीय समूह भय और संघर्ष का माहौल बन गया उसमें। ठीक है, यही बात तो पहला लाइन बता रहा है कि अगर क्षेत्र समुदाय में आपस में विश्वास नहीं हो तो वो संघीय व्यवस्था सफल नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे संघर्ष का माहौल बन गया, फिर सैनिक शासन भी लग गया, ऐसा चलते रहा। लेकिन जन्म के 1 साल बाद 1999 में फिर से वहाँ पे लोकतंत्र का क्या होता है, नाइजीरिया में स्थापना होता है। लेकिन वहाँ पे फिर भी जो धार्मिक विभेद होता है क्या होता है, बरकरार रहता है। 1999 में लोकतंत्र सफल होने के बाद भी धार्मिक विभेद क्या होता है, बरकरार रहता है। नाइजीरिया संघ के सामने यह भी समस्या बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पे किसका नियंत्रण होगा। एक तो अपना प्रभाव भी दर्शा रहा है ये तीनों, इरुबू, ओबे, हाउसा, फुलानी, और दूसरा वहाँ पे तेल संसाधन है, उस पर भी कब्जा लेने को लेकर आपस में क्या संघर्ष है इन सबों में। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय, आर्थिक मतभेद बरकरार है। अब यहाँ से सवाल क्या क्या पूछेगा बच्चों आपसे, यहाँ से सवाल पूछेगा कि किस देश में हमको ये दिखाई पड़ता है कि क्षेत्र समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं होने के कारण वहाँ पर संघीय व्यवस्था क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो नाइजीरिया। नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक किस देश में विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार था। तो नाइजीरिया में। नाइजीरिया में संघवाद का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में। लेकिन फिर किसका वर्चस्व आ गया था, तो तीन वो का, एरूबा, इबो, हौसा, फुरानी का। लेकिन फिर दोबारा संघवाद कब होता है, तो जन्म के बाद 1999 में। तो ये केस स्टडीज याद रखना है नाइजीरिया का, ऊपर वेस्ट इंडीज़ का। नाइजीरिया के बारे में और भी पॉइंट यहाँ पे कि 1960 में 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकार संयुक्त रूप से नाइजीरिया के पुलिस का नियंत्रण करती है। वहाँ नाइजीरिया की पुलिस का ही नियंत्रण कर देती है 1960 के दशक में, समझ में आ रहा है। 1979 में सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। फिर 1979 में एक संविधान भी बनाया गया जिसके तहत वहाँ पे पुलिस रखने का किसी को अधिकार नहीं था। देखो क्या हो रहा है, 1950 में क्या हो रहा है, नाइजीरिया में संघवाद स्थापना हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे तीन वो जाति आ जा रहा है, हौजा, इंसा, उमपूरा। इन तीनों का क्या हो जा रहा है, वर्चस्व स्थापित हो जा रहा है। फिर 1960 में क्या हो रहा है कि जो केंद्र सरकार है, प्रांतीय सरकार है, वो दोनों संयुक्त रूप से मिलकर वहाँ के पुलिस के ऊपर नियंत्रण करती है। फिर 1979 में क्या हो रहा है, 1979 में सैनिक शासन लगा दिया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि किसी भी राज्य को पुलिस रखने का अधिकार नहीं है। एक तो पुलिस के ऊपर अधिकार कर लिया दोनों, और फिर 1979 में भी कहा दिया गया किसी राज्य को पुलिस रखने का अधिकार नहीं है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन फिर भी किस जैसे तैसे करके जन्म के बाद 1999 में फिर से नाइजीरिया में लोकतंत्र का स्थापना होता है। लेकिन ये लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता। इस कारण कह सकते हैं कि नाइजीरिया में विभिन्न संघीय इकाई के बीच धार्मिक, जातीय और आर्थिक मतभेद बरकरार है। तो ये भी सवाल पूछेगा, तो याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, समाप्त हो गया ये पूरा। अब थ्योरी देख लो यहाँ पर। पीटर नॉर्मन स्मिथ कॉलेज, यही तो है मेक्सिको ओलंपिक समारोह से संबंधित। स्मिथ, कॉलेज और पीटर नॉर्मन, ये ऑस्ट्रेलियाई था और ये दोनों अफ्रो अमेरिकी थे। नस्ल विरोधी प्रतिकार।
तो है कॉलेस, टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन। रंग भेद विरोध के खिलाफ।